हेलो एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कवर करेंगे जुलाई 6 से लेकर जुलाई 11 तक का करंट अफेयर्स वाला पार्ट। आइए डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मार्च 2021। मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम एनी शॉप इन द कंट्री। जो इसके लाभार्थी है हमारे देश की किसी भी शॉप से जो उसका सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन है वो प्राप्त कर पाएंगे। थर्ड लिखा हुआ है अन्न वितरण पोर्टल इनेबल्स ए माइग्रेंट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस आउटसाइड दियर डिस्ट्रिक्ट बट विद इन दियर स्टेट्स। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट बोलता है जो भी आपके माइग्रेंट्स है अन्न वितरण पोर्टल के द्वारा जो उनको पीडीएस का बेनिफिट मिलेगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर तो मिल सकता है। सोचो ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कोई आपका कोटा डिस्ट्रिक्ट का है, कोई जयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, कोई जालोर का है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिट किसके अंदर होगा? विद इन द स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि कोई एमपी वाला है, ठीक है, एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है तो ये एमपी वाला यहाँ से बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट उनके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो ले सकते हैं बट वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर होने चाहिए? विद इन दियर स्टेट्स के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, आपको बताना है आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ। वन नेशन वन राशन कार्ड या वन नेशन वन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना। आपने देखा होगा सबसे पहले हमने शुरुआत की थी वन नेशन वन टैक्स, जिसको जीएसटी के नाम से जानते हैं। आप देखोगे वन नेशन वन फास्टैग, फास्टैग भी सारा एक कर दिया गया है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो सभी चीज़ों को लिंकेज किया जा रहा है और पूरे कंट्री के अंदर एक यूनिफिकेशन, या पूरी कंट्री के अंदर मैं बोलूँगा सब जगह सिंगल चीज़ अप्लाई वहाँ पर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी बेसिकली जो स्टेटमेंट आया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का, उन्होंने बोला है कि जो वन नेशन वन कार्ड सिस्टम है मार्च 2021 से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स ने इसके लिए स्वीकृति दी है जिन्होंने इस स्कीम को यहाँ पर चालू किया है। इसमें होगा क्या? जो भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, सोचो राजस्थान का माइग्रेंट वर्कर नीचे साउथ में केरला में काम कर रहा है तो वो वहाँ पर रहते हुए भी उसका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका बेनिफिट उठा पाएगा वहाँ की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से। फेयर प्राइस शॉप या राशन वाली शॉप जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान। ऐसा नहीं होगा किसी भी दुकान पर जाकर वो राशन ले सकेगा, जो भी सरकार द्वारा अधिकृत होगी या जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है वहाँ से वो उसका बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। साथ में आप देखोगे यहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को भी इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखोगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा, इसको आधार से लिंक किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली इसको बनाया जा सके और सारा का सारा इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। आई थिंक अभी आप देखोगे 17 स्टेट्स ने तो पहले स्वीकृति दे दी थी, अभी लेटेस्ट 3 स्टेट्स ने और स्वीकृति दी है यहाँ पर, उड़ीसा, मिजोरम और नागालैंड, जिन्होंने अपने आप को इस स्कीम के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। तो अब आप फटाफट से इसका आंसर देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये वन नेशन वन राशन कार्ड 2021 के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। दूसरा गलत होगा। दूसरा क्यों गलत होगा? एनी शॉप नहीं आएगा, एनी शॉप की जगह क्या आएगा? एनी फेयर प्राइस शॉप या एनी राशन शॉप। एनी शॉप का मतलब तो होता है किसी भी दुकान पर जाकर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका अन्न वितरण पोर्टल है वो क्या बताता है? अन्न वितरण पोर्टल के माध्यम से जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स है अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे राजस्थान में मैंने आपको बताया 10 डिस्ट्रिक्ट है, जालोर का वर्कर आपका उदयपुर में भी ले सकता है, कोटा में भी ले सकता है, बूंदी में भी ले सकता है, टोंक में भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो कोटा का वर्कर है वो एमपी के किसी स्टेट में जाकर उसका बेनिफिट ले। अन्न वितरण पोर्टल में उस राज्य के भीतर जितने भी स्टेट्स है उनके मध्य बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एक सेंचुरी है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका चाइना, ठीक है। पहले तो आपको आंसर देना है ये जो सेंचुरी है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। आप देखोगे जो साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान के कौन से हिस्से में? ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर, पूर्वी
हिस्से के अंदर जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बॉर्डर लगती है वहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका भूटान। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है, आप देखोगे अभी रिसेंटली आपकी GEF काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, उस मीटिंग में चाइना ने बेसिकली क्या किया है, बेसिकली जो GEF के थ्रू इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या दी जाती है, फंडिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो चाइना ने अपोज किया है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दी जाने वाली फंडिंग बंद की जाए क्योंकि ये क्या है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब देखो चाइना पहले तो इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगा हुआ था, अब भूटान के साथ भी वो इन्वॉल्व हो चुका है और उसने बताया है जो साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चाइना के साथ क्या है, इसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो यहाँ पर फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे अभी तक अगर भूटान और चाइना की बात करूं तो भूटान और चाइना के लिए जो ये वाला हिस्सा है जहां पर हम बात करते हैं अरुणाचल के साथ बॉर्डर वाला हिस्सा, सोचो चाइना यहां पर भी अपना क्लेम कर रहा है। आप देखोगे साकेतांग सेंचुरी है क्लोज टू द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको देखने को मिलेगी। आप देखोगे जून 2020 में चाइना ने अटेम्प्ट किया है कि UNDP और GEF के द्वारा जो फंडिंग यहाँ पर मिलती है उसको बेसिकली क्या किया जाए, फंडिंग को यहाँ से नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। साथ में आप देखोगे भूटान और चाइना के बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी बाउंड्री से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी वार्ताएं चलती रहती है। तो ये चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, पहले इंडिया को आप देख सकते हो, उससे पहले साउथ चाइना सी और अभी भूटान और उससे पहले नेपाल वाला पार्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल टेंशंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। वैसे ही आप देखोगे इतना सारा ग्लोबल पेंडेमिक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो आप देखोगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एक सोलर प्लांट है, पावर प्लांट नहीं होगा, सोलर प्लांट है, ध्यान से सुनना। तो आप देखोगे रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इज द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन एशिया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 750 मेगावाट। तीसरा स्टेटमेंट है दिस प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप देखोगे सबसे पहली चीज़ तो ये जो रेवा नामक जगह है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पर है, MP के अंदर। और वहाँ पर अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है रेवा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अब इस पावर प्लांट का आप लोकेशन देख सकते हैं, कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर सोलर पावर प्लांट इंडिया के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स भी आप देखोगे। कितने मेगावाट का, द ऑपरेशंस ऑन 750 मेगावाट रेवा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड अर्लियर दिस वीक। दिस प्लांट वुड सप्लाई पावर टू द दिल्ली मेट्रो सेट द स्टेट रन MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। और अगर आप इसका एरिया देखोगे लगभग 1600 एकड़ एरिया में, 1590 एकड़ एरिया के अंदर ये जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है, इसीलिए बोला गया है अब तक का एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्लांट माना जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोलर पोटेंशियल को लेकर भी, और इसको आप रिलेट कर सकते हो जो भारत के टारगेट है, जो यूनाइटेड नेशंस वाला जो आपका कन्वेंशन है, अगर आपको याद हो UNFCCC वाला, या आपको सिंपल याद होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाला, जो वहाँ पर भारत ने टारगेट दिए थे, उसके बाद भारत ने अपना टारगेट एक्सटेंड भी कर दिया था। तो भारत का जो सोलर पोटेंशियल है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो इसको ऑपरेट कर रहा है, बेसिकली जॉइंट ऑपरेट किया जा रहा है कि आपके जो MP वाला, ठीक है, MP वाली जो एजेंसी है मेगा अल्ट्रा पावर एजेंसी, उसके द्वारा, और कुछ जॉइंट वेंचर है ये जिसके द्वारा इस पावर प्लांट को यहाँ पर रन किया जा रहा है। तो इसका आंसर आप देखोगे, आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सबसे बड़ा है, सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। दूसरा भी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा गलत है क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंट वेंचर है मतलब यहाँ पर 2 से ज़्यादा कंपनियाँ मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर MP ऊर्जा विकास निगम भी है, इसकी भी एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, जो आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका भी जॉइंट वेंचर यहाँ पर वर्क कर रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे सारी की सारी आपकी जो एजुकेशन है वो किस पर चली गई है, आप देखोगे ऑनलाइन और ई एजुकेशन यहाँ पर बनती गई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, किसके बारे में बात की जा रही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ए पब्लिक नेटवर्क दैट यूजेज ए प्राइवेट नेटवर्क टू कनेक्ट रिमोट साइट्स और यूजर्स टुगेदर। पहला स्टेटमेंट बोलता है यह एक पब्लिक नेटवर्क है जो किसका यूज़ करता है, प्राइवेट नेटवर्क का। किसके लिए, जो भी आपके रिमोट साइट है, रिमोट साइट मतलब जो दूर दराज वाले स्थान हैं या दूर दराज वाले लोग हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, वीपीएन जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीइंग पर्सन्स ब्राउजर हिस्ट्री। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री आपका एक्सेस नहीं कर सके, आपकी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर एक्सेस नहीं किया जा सके। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको सिंपल सा समझ में आएगा। देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये ध्यान रखना, ये किसका यूज़ करता है, ये खुद तो क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। ध्यान रखना वीपीएन क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन ये जो दूर दराज वाले स्थान हैं या दूर दराज वाले लोग हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करता है, पब्लिक नेटवर्क। जैसे कि आपका इंटरनेट हुआ, इंटरनेट क्या है आपका, पब्लिक नेटवर्क। तो आप देखोगे वीपीएन के माध्यम से, वीपीएन क्या है, प्राइवेट नेटवर्क, ये किसके माध्यम से लोगों को जोड़ता है, पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से। वो पब्लिक नेटवर्क क्या है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, टू कनेक्ट रिमोट साइट्स और यूजर्स टुगेदर। ये किसको कनेक्ट करता है, आप देखो ये है आपका क्या, वीपीएन या इंटरनेट नेटवर्क। सोचो जो दूर दराज वाले पॉइंट है उनको क्या दे देगा, ये कनेक्टिविटी आपको दे देगा। किसके थ्रू, आपका राउटर के थ्रू, वीपीएन राउटर के थ्रू ये कनेक्टिविटी यहाँ पर दे देता है। तो ये आपका क्या है, पब्लिक नेटवर्क। तो ये तो आपका पब्लिक नेटवर्क है और ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। तो प्राइवेट नेटवर्क को क्या कर रहा है, किसकी सहायता से जोड़ रहा है, पब्लिक नेटवर्क की सहायता से ये जोड़ रहा है। तो अब आपका स्टेटमेंट 1 देखो, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, मैंने पब्लिक और प्राइवेट को इंटरचेंज कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये खुद क्या है, प्राइवेट नेटवर्क, और किसकी सहायता से जोड़ता है, पब्लिक की सहायता। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, वीपीएन यूजेज वर्चुअल कनेक्शंस राउटेड थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द बिजनेस प्राइवेट नेटवर्क और ए थर्ड पार्टी सर्विस टू द रिमोट साइट और पर्सन। ये मैंने आपको बता दिया, जो दूर दराज वाले व्यक्ति है या स्थान है उनको कनेक्ट कर रहा है। साथ में आप देखोगे ये एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। इनक्रिप्टेड कनेक्शन का मतलब इंफॉर्मेशन काफ़ी सिक्योरली ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, बीच का कोई हैकर यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर सकता। तो आप देखोगे कनेक्शन हेल्प्स एंश्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज सेफली ट्रांसमिटेड, और प्रिवेंट करता है जो अनऑथराइज्ड पीपल होते हैं जो हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इसको यहाँ पर हैक नहीं कर पाए। तो आप देखोगे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका जो वीपीएन है प्रोटेक्ट करेगा जो भी बेसिकली एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो वीपीएन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीइंग पर्सन्स ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर इंटरचेंज कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा होगा जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है उसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में है, और आपने एक दवा का नाम भी सुना होगा रेमडेसिविर, काफ़ी न्यूज़ में थी अभी। तो आप देखो, कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन ए गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स टू प्रोड्यूस ए पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर। सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर सोचो मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने कोई दवा बनाई और उसका पेटेंट मैंने करा लिया, तो बिना मेरी सूचना के या बिना मेरी, अगर मैं किसी को परमिशन नहीं दूँ तो उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर मेरा क्या है, पेटेंट है। लेकिन बेसिकली कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट परमिट करती है उस पेटेंटेड जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ करने के लिए। तो आप देखोगे कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन ए गवर्नमेंट, जब सरकार क्या करती है, अलाउ करती है किसको, समवन एल्स को, टू प्रोड्यूस ए पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर। अब मेरी कंसेंट नहीं ली जा रही जबकि वो क्या है, मेरा पेटेंट है, मेरा प्रोडक्ट है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। सेकंड स्टेटमेंट, द पेटेंट ओनर स्टिल हैज राइट्स ओवर द पेटेंट। अभी भी राइट किसका रहेगा, राइट तो उस पेटेंट ओनर का ही रहेगा, बट गवर्नमेंट किसी दूसरी कंपनी को वो जो दवा है या
उसमें कंसेंट दे सकती है रिसर्च करने के लिए या उसको और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने आपको दोनों समझा दिए क्योंकि काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब मैंने आपको समझाया। एक लाइसेंस का मतलब क्या होता है? ऑथोराइजेशन इशू किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। टू एन एप्लीकेंट फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, किस प्रोडक्ट को? पेटेंटेड प्रोडक्ट को। और एम्प्लॉइंग ए पेटेंटेड प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंटी, यहाँ पर बेसिकली उस पेटेंट जिसके पास है उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ध्यान रखना ये इशू की जाती है श्यो मोटो मतलब अपने आप, अपने डिस्क्रिशन से, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट परस्यूएंट टू ए नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशू करती है। कब इशू करती है? जब कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर काफ़ी ज़रूरी हो इन चीज़ों को करना, तब कंपल्सरी लाइसेंसिंग यहाँ पर यूज़ की जाती है। देखो क्यों यूज़ की गई, आप देखोगे ग्लेड साइंसेज हैज अनाउंस साइनिंग वॉलंटरी पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद 4 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिविंग देम राइट्स, उसको राइट्स प्रोवाइड कर रही है टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द ड्रग रेमडेसिविर टू 127 कंट्रीज। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा कंसेप्ट मैंने यहाँ पर सिखा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप देखोगे भी बीमारियों का थमने का सिलसिला नहीं रुक रहा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा G4 से रिलेटेड न्यूज़ थी, उससे पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर था और कोविड-19 तो लगातार चल ही रहा है। उसके बीच में बेसिकली ये देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेग। प्लेग अभी की बीमारी नहीं है, प्लेग काफ़ी पुरानी बीमारी है। तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो यहाँ पर, ब्यूबोनिक प्लेग इज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीना पेस्टिस। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इन्फेक्ट्स लंग। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ ए जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी सिखाया है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जिसका ट्रांसमिशन एनिमल से किस में हुआ है, या तो एनिमल टू एनिमल है और एनिमल के माध्यम से ही किस में आया है, वो ह्यूमंस के अंदर आया है। तो मैंने आपको बोला था कोविड-19 भी क्या है, जूनोटिक डिजीज़ है, क्योंकि बेसिकली ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, एनिमल से ह्यूमन में हुआ है। तो इट इज़ ए जूनोटिक डिजीज़ एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर एनिमल्स और ह्यूमंस ऑल्सो। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिल हाउ मेनी वायरस चाइना हैज़। अभी भी चाइना के पास कितने सारे वायरस बचे हुए हैं, धीरे धीरे वन बाय वन एक एक वो रिलीज़ यहाँ पर करता जा रहा है। तो आप देखोगे ब्यूबोनिक प्लेग के अंदर बेसिकली इस टाइप की बीमारी है, पूरा का पूरा वाइट चकते टाइप से यहाँ पर हो जाते हैं, काफ़ी सीरियस डिजीज़ ये मानी जाती है। ठीक है, प्लेग्स के भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप देखोगे ब्यूबोनिक प्लेग काफ़ी रेयर डिजीज़ है बट काफ़ी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ध्यान रखना है पहली चीज़ तो ये किसके माध्यम से फैलती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब किसके माध्यम से, ट्रांसमिटेड टू अदर एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स टू एनिमल्स भी हो सकती है, एनिमल्स टू ह्यूमंस भी ट्रांसमिट हो सकती है। ये इसमें आप देखोगे कहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ नोड्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वाइट चकते आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रही। आप देखोगे प्लेग के 3 टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी जो मैंने बात किया, जो बैक्टीरियम यर्सीना पेस्टिस के द्वारा फैलता है वो लंग्स को अफेक्ट नहीं करती, बट अगर इसका न्यूमोनिक प्लेग आप देखोगे तो वो लंग को अफेक्ट करता है। सेप्टिकेमिक प्लेग देखोगे तो वो ब्लड को इन्फेक्ट यहाँ पर करता है। तो अलग अलग 3 प्लेग्स की भी आपको टाइप देखने को मिलेगी। अभी फटाफट से आप आंसर कर पाएंगे। पहली चीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, यर्सीना पेस्टिस के द्वारा। सेकंड, लंग्स को इन्फेक्ट ये नहीं करती, जो न्यूमोनिक प्लेग है वो करता है लंग्स को इन्फेक्ट, ये नहीं करता। तीसरा जूनोटिक डिजीज़ है। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, प्लेग्स के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्लेग्स आप देखोगे काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर चुका है अब तक। ठीक है, लेकिन प्लेग्स के अलग अलग टाइप है, अलग अलग सिम्टम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। निक्षय पोषण योजना, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको जब हेल्थ के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि निक्षय पोषण योजना किससे रिलेटेड है, क्या ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, दूसरा HIV या एड्स से रिलेटेड है, तीसरा कोविड-19 से रिलेटेड है, या फोर्थ माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो आप देखोगे निक्षय पोषण योजना रिलेटेड है आपका टीबी से। ठीक है, टीबी के अंदर आप देखोगे, आपने नाम सुना होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। टीबी के भी अलग अलग होते हैं। पहली चीज़ तो टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हैज़ लॉन्च द डीबीटी स्कीम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। ठीक है, जो आपके ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपकी निक्षय पोषण योजना की शुरुआत तो कब की गई थी, 2018 के अंदर शुरुआत कर दी गई थी, ताकि जो टीबी पेशेंट है उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन या पोषण यहाँ पर मिलता रहे। इस स्कीम के तहत 500 रुपये पर मंथ जो भी नोटिफाइड टीबी पेशेंट है, ठीक है, फॉर ड्यूरेशन ड्यूरिंग विद द
पेटेंट इज ऑन एंटी टीबी ट्रीटमेंट। जब तक कि उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, हर महीने 500 रुपये यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव निक्षय पोषण योजना के तहत यहाँ पर दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। और मैंने आपको बताया था टीबी का टारगेट, बेसिकली WHO को तो टीबी एलिमिनेशन का टारगेट है 2030 तक, बट भारत ने अपना जो टीबी एलिमिनेशन का टारगेट है वो 5 साल आगे कर दिया है। आगे का मतलब जल्दी कर दिया है। भारत का टारगेट है 2025 तक भारत से टीबी को एलिमिनेट करना। तो ये ध्यान रखना है। इसको मैंने रिलेट किया था आपके SDG गोल से भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपका एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड। आपको दिखा देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, जरदोजी, ठीक है, इज एन एलोबरेट स्टाइल ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो कहाँ पर पॉपुलर है आपका ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, जो इनिशियली एम्ब्रॉयडरी की जाती थी वो की जाती थी विद प्योर सिल्वर वायर्स एंड रियल गोल्ड लीव्स ऑन ए सिल्क, ठीक है, सेटिन और वेलवेट फैब्रिक बेस। आप देख सकते हो इस टाइप का यहाँ पर वर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। काफ़ी फेमस एम्ब्रॉयडरी है ये, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने 2 स्टेटमेंट दिए, आप देखोगे इसके बारे में। ये बहुत ही एंशियंट क्राफ्ट है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी है। हैंड एम्ब्रॉयडरी मतलब हाथ के माध्यम से ये की जाती है, ठीक है। जर का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है आपका एम्ब्रॉयडरी। किसके माध्यम से? गोल्ड के माध्यम से एम्ब्रॉयडरी करना। और आपने नाम सुना होगा आगरा, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस और बरेली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके प्लेसेस थे जहाँ पर ओरिजिनल हैंडमेड जरदोजी आपको देखने को मिलेगी। और 2013 के अंदर इसको बेसिकली क्या मिल चुका, GI टैग भी यहाँ पर मिल चुका, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अकॉर्डेड द GI रजिस्ट्रेशन टू द लखनऊ जरदोजी। कौन सी जरदोजी को मिला था? लखनऊ जरदोजी को ये GI टैग भी यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको यूरोपियन फैशन शोज वगैरह में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको बता देता हूँ, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, बोथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या है? हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, विद प्योर सिल्वर वायर्स और रियल गोल्ड के माध्यम से की जाती थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसका सैंपल इमेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सब लोग। 9th क्वेश्चन आप आ जाइए। 9th क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन है आपका सी कुकुम्बर्स पर। आप देखोगे, इन इंडिया द स्पेसीज सी कुकुम्बर इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप देखोगे ये एक स्पेसीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? सी कुकुम्बर। ये क्यों न्यूज़ में आई? इसकी काफ़ी इलीगल स्मगलिंग स्टार्ट हो गई थी। इनको प्रिजर्व करने के लिए आपका लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है और वो वर्ल्ड का पहला प्रोटेक्टेड एरिया है। किसके लिए? सी कुकुम्बर्स के लिए, इसलिए न्यूज़ में है। तो आपको बता, सेकंड लिखा हुआ है, अ टोटल बैन ऑन हार्वेस्टिंग ऑफ सी कुकुम्बर्स वाज इम्पोज्ड इन 2001 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पर न्यूज़ में, जो लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन है हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सी कुकुम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एरिया कहाँ पर सेटअप किया गया? आंसर होगा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह या लक्षद्वीप आइलैंड। लगभग 239 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया सेटल किया गया है। और जो सी कुकुम्बर्स है IUCN के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर ये आते हैं। साथ में ये क्यों किया गया? क्योंकि आप देखोगे इनकी स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, और इसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर भी इनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल इसका करेक्ट है। बोथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टोटल बैन कर दिया गया है हार्वेस्टिंग ऑफ सी कुकुम्बर्स पर, 2001 में किया गया था। अब बेसिकली इनको और भी अधिक कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए लक्षद्वीप में ये एरिया यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दैट इज कंजर्वेशन एरिया सेटअप किया जा रहा है लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप पूरा का पूरा कोरल आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, रिसेंटली 6 ब्रिजेज वर कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट संपर्क इन अरुणाचल प्रदेश। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रिजेज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड है, इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अमंग 18 प्रोजेक्ट्स ऑपरेटेड बाय द BRO। BRO मतलब आपका बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रोड बनाता है, इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आता। आप पहला वर्ड पढ़ोगे, ये कहाँ के रोड बनाता है? बॉर्डर एरियाज के, ठीक है। तो बेसिकली ये अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? रोड्स के नाम से कंफ्यूज मत होना, आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आप देखोगे, अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इनोग्रेट किए हैं 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज।
कहाँ पर किए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जबकि आपके ऑप्शन में क्या बोला गया था? अरुणाचल प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना है। जो नए 6 ब्रिजेज यहाँ पर जिनका लोकार्पण किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो बेसिकली किसके थ्रू है? प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर बिल्कुल आते हैं, बट कहाँ पर किए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, 2 ब्रिजेज आउट ऑफ 6 आर ऑन द तरन नल्ला ऑफ द काठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और बाकी जो 4 ब्रिजेज हैं वो आपका अखनौर पल्लनवाला रोड पे आपको देखने को मिलेंगे। और इट इज़ वन ऑफ द अमंग 18 प्रोजेक्ट्स ऑपरेटेड बाय द BRO। ये सारा का सारा काम किसके द्वारा किया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो, प्रोजेक्ट विजयक, संपर्क, चेतक, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पहला गलत होगा, अरुणाचल प्रदेश की जगह क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना है, दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे हाइट वाले प्लेसेस पर जो आपका डीजल है वो काफ़ी जल्दी जम जाता है, स्पेशली लेह और लद्दाख के अंदर। तो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सबसे पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द विंटर ग्रेड डीजल मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन फॉर BS4 ग्रेड डीजल। BS4 का मतलब भारत स्टेज जो नॉर्म्स है, भारत स्टेज 4 का नाम सुना होगा, भारत स्टेज 6 का नाम सुना होगा। सेकंड स्टेटमेंट है द विंटर ग्रेड डीजल प्रोड्यूस्ड बाय पानीपत रिफाइनरी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पानीपत रिफाइनरी के द्वारा विंटर ग्रेड डीजल बनाया गया। अब आप सोचोगे सर ये विंटर ग्रेड डीजल होता क्या? तो सबसे पहले विंटर ग्रेड डीजल देखो, आप देखोगे इंडियन ऑयल हैज़ कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मोटरिस्ट एंड इंडियन आर्मी व्हीकल्स इन हाई एल्टीट्यूड सेक्टर्स लाइक लद्दाख, कारगिल, केयांग। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ समझो, जो भी हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले इलाके जैसे लद्दाख आपने देख लिया, लेह देख लिया, कारगिल देख लिया, यहाँ पर बेसिकली जो आपका डीजल है वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, डीजल ही आपका जम जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए इंडियन ऑयल एक नए सोल्यूशन के साथ आया है। तो आप देखोगे इस सोल्यूशन में क्या होगा, ये जो नया विंटर ग्रेड डीजल बना है वो -33 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज नहीं होगा। सोचो, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -33 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो डीजल जमेगा नहीं। तो ऐसा डीजल पहली बार बनाया गया है हमारी पानीपत रिफाइनरी के द्वारा। तो आप देखोगे द विंटर ग्रेड डीजल प्रोड्यूस्ड बाय पानीपत रिफाइनरी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज अ पोर पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस एंड डज नॉट लूज इट्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है ये -30 डिग्री सेल्सियस तक तरल रूप में रहेगा, जमेगा बिल्कुल भी नहीं, जो कि आपका एक्सट्रीम विंटर और वेदर सिचुएशन में भी जो डिफिकल्टीज आती है ऊपर वाले रीजन में, किनको डिफिकल्टी आती है? वाहनों को संचालित करने में, जो आर्मी के वाहन वगैरह होते हैं, वो डिफिकल्टी अब नहीं आएगी। और ध्यान रखना, जो विंटर ग्रेड डीजल है वो कौन से स्टैंडर्ड्स को मीट करता है? BS6 को, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? BS4। तो ध्यान रखना, भारत स्टेज 6 के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग, उस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो पोल्यूशन भी इसका काफ़ी कम है, इसके अंदर NO2 और SO2 का कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या देखना है? पहला स्टेटमेंट गलत है, BS4 नहीं BS6 है, और दूसरा बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज आपका करेक्ट हो जाएगा। सब लोगों को क्लियर हुआ होगा ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, आपने देखा होगा भी जितनी भी डिजीज आपको देखने को मिल रही है मोस्टली आपको जूनोटिक डिजीज मिलेगी जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीजेस पब्लिश्ड बाय, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या आंसर होगा इसका? UNEP। ध्यान रखना है, फैक्चुअल अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीजेस पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोथ बेस्ड इन नैरोबी। ठीक है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, द रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट अडॉप्ट अ वन हेल्थ अप्रोच दैट ब्रिंग्स टुगेदर पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज टू प्रिवेंट द जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक। इन्होंने भी यही बोला है, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सबको क्या इंटीग्रेट करना है, तो इन्होंने भी वन हेल्थ अप्रोच को यहाँ पर प्रोवाइड किया है ताकि जितने भी आपके वेटरनरी और एनवायरमेंट एक्सपर्ट है साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब कब पब्लिश की गई थी? वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को ये पब्लिश की गई थी, इसीलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो, काटसा एक्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काटसा एक्ट? ठीक है, काटसा का मतलब काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। क्या नाम है इसका? काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका काटसा लॉ दैट रेस्ट्रिक्ट डिफेंस परचेजेस फ्रॉम रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ द थर्ड ऑफ द फाउंडेशन पैक्ट दैट एम्स टू ब्रिंग द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द टू कंट्रीज क्लोजर। थर्ड स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन है आपके लिए,
agreement which facilitated logistic exchange between military forces of India and US, and D statement है to facilitate interoperability between militaries and sale of high end technology। सिंपल सा हिंदी में आपको बता देता हूँ, कार्डसा लॉ आपको पता है यूएसए के द्वारा जितने भी उसके शत्रु थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, रशिया का, ठीक है, उनके विरुद्ध आप देखोगे सी से मतलब काउंटर करना, किसको, अमेरिका के एडवर्सरी, अमेरिका के शत्रुओं को, किसके थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब अगर कोई कंट्री इनसे ट्रेड करती है तो यूएसए ने क्या बोला था, वो यूएसए के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगी। अगर आपने बीच में न्यूज़ में क्वेश्चन सुना होगा, जैसे कि इंडिया का ट्रेड था ईरान के साथ, रशिया के साथ, तो इंडिया को कुछ रिलैक्सेशन अभी मिले हुए हैं। अदरवाइज अगर कोई कंट्री इन तीनों कंट्री से ट्रेड करती है तो यूएसए उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला क्या बोला है, कार्डसा रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप वहां से डिफेंस परचेज नहीं कर सकोगे रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया से। सेकंड मैंने आपको बोला है कि यहाँ के जो कुछ फाउंडेशन एग्रीमेंट है, कुछ मूलभूत जो एग्रीमेंट है वो क्या करते हैं, ये तीसरे नंबर का मूलभूत एग्रीमेंट है जो किसको क्लोजर लाएगा, जो दो कंट्रीज की जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको साथ में लाएगा, उनको नज़दीक लाएगा। थर्ड लिखा गया है कि ये भारत और यूएसए के मध्य लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं लिमोआ, आपने नाम सुना होगा, लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो भारत और यूएसए के मध्य साइन हुआ था। फोर्थ आपका है, ये बेसिकली जो मिलिट्रीज के बीच में एक्सचेंज, किसको एक्सचेंज, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज को सुलभ बनाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं बता रहा है, पहले आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, देन फाइनली मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। और साथ में आपको क्या, किसके बारे में पढ़ना है, साथ में जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला फाउंडेशन एग्रीमेंट है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक आपने नाम सुना होगा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये भारत और यूएसए के मध्य बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले कॉमकासा, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था, लिमोआ काफ़ी न्यूज़ में था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये चारों जो मूलभूत एग्रीमेंट आपको भारत और यूएसए के मध्य देखने को मिलेंगे, इनको आपको घर जाकर स्टडी करना है, देन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कार्डसा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सब लोग स्टडी करेंगे एंड देन आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्री इंफ्रा फंड हैज बीन सेट अप विद अ कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर ओनली। जो आपका एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का, ये केवल मात्र फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब फसल की कटाई के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपका कूलिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट है, वायबल प्रोजेक्ट है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग ये प्रोवाइड करेगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप सब लोगों ने मेरी आत्मनिर्भर भारत की सीरीज में काफ़ी डिटेल में समझाया था, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। जो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप हुआ था, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारी कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है। इसके माध्यम से जो आपकी कोल्ड चेन सिस्टम है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर काफ़ी सुदृढ़ किया जाएगा। कोल्ड चेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये एक रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे आप अपनी घर की सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखते हैं, वैसे कोल्ड चेन के माध्यम से उनको लंबे टाइम तक, उनकी जो वैल्यू है, लंबे टाइम तक उनको सुरक्षित रखा जाता है, ख़राब होने से बचाया जाता है। तो पूरा का पूरा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए फ़ंड बनाया गया है। साथ में आप देखोगे ये फंड केवल फार्मर्स को ही नहीं, फार्मर्स के अलावा आप देखोगे अदर जितने भी स्टार्टअप्स है, एग्रीटेक प्लेयर्स है, आप देखोगे गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ एग्री इंफ्रा फंड विद द कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू जो भी एग्रीकल्चर के अंदर उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स है, एग्रीटेक प्लेयर्स है, फार्मर्स है, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ के रूप में सपोर्ट करेगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसका आंसर आप देख सकते हो, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है। फार्मर्स के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स है एग्रीकल्चर के अंदर, उन सबको ये सपोर्ट करेगा। दूसरा बिल्कुल सही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा। बी ओनली 2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत वाली सीरीज जरूर देखें, वहाँ पर डिटेल में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बिकम द फर्स्ट 2 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। अभी WHO के द्वारा घोषित किया गया। साउथ एशिया के अंदर पहली 2 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जिनमें मीजल्स और रूबेला 2 बीमारियां हैं, ठीक है। जो मीजल्स है और रूबेला है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है। श्रीलंका एंड मालदीव, सिंगापुर एंड फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाओस एंड कंबोडिया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो आपका मालदीव्स था जिसने यहाँ पर एलिमिनेट
एलिमिनेट किया था मिजल्स को, और अभी रिसेंटली अभी श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर दोनों का दोनों, मिजल्स भी और रूबेला दोनों का दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। आंसर होगा आपका ए। अब आपकी जिम्मेदारी है ये जाकर पढ़ना कि मिजल्स और रूबेला के बारे में, ठीक है। तो 2 टास्क मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको जितने भी यूएसए के हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, जैसे कि बेका हुआ, जिस्मोवा हुआ, कोमकासा हुआ, लिमोवा हुआ, उनके बारे में पढ़ना है। साथ में मिजल्स और रूबेला के बारे में भी आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। देन हम हमारी नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।